दोस्तों, बिहार में बवाल है। 5 महीने के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिस पर पूरे देश की नजरें हैं और हमारी भी नजरें शुरू से बनी हुई है और आखिर तक बनी रहेगी जब तक कि चुनाव का परिणाम नहीं आ जाता है। तो आज इस वीडियो में एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे बिहार चुनाव के बारे में और बिहार में क्या बवाल चल रहा है उसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार में महागठबंधन में जो सीटों की रार चल रही थी वो रार अब एनडीए में भी सुनाई देने लगी है। जी हां, और इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि एनडीए में इस बार के जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें एनडीए में चिराग पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी की एंट्री की वजह से। जी हाँ, तो क्या है पूरा माजरा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं बिहार चुनाव की। और इस बार बिहार चुनाव जो है वो नवंबर में होने वाले हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया, एनडीए के 5 प्रमुख घटक दल हैं जो एक साथ मिलकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं, महागठबंधन के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इस घटक दल में एनडीए में जो शामिल है वो है बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, इसके अलावा हम यानी हिंदुस्तान अवाम पार्टी जीतन राम मांझी की और आरएलएसपी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की। अब बिहार में कुल 243 सीटें हैं और इन 243 सीटों में पिछले चुनाव की अगर बात करें, विधानसभा चुनाव की 2020 की, तो उसमें जेडीयू और बीजेपी लगभग बराबर सीटों पर चुनाव लड़े थे। करीब 115-17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी और 115 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ी थी। बीजेपी तो 74 सीटें पाकर अपने सीटों को जस्टिफाई करने में सफल रही, लेकिन जेडीयू जिसका कि पिछले 2020 के चुनाव में 74 सीटें थी वो खिसक कर 43 पर आ गई थी। उसका परफॉर्मेंस खराब रहा था। तो अब सवाल ये उठता है कि इस बार जो सीटों का बंटवारा होना है वो 243 में ही से होना है, सीटें बढ़ी नहीं है। अब इन 243 सीटों में अगर 230 सीटें बीजेपी और जेडीयू ही आपस में बांट लेगी तो फिर बाकी पार्टियों का क्या होगा, बाकी पार्टियों का क्या हाल है, वो भी हम आपको सुना दे रहे हैं। आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी जो है, जिनकी हिंदुस्तान अवाम पार्टी है, हम पार्टी है और जिनके 4 एमएलए हैं पिछले विधानसभा में, बिहार के विधानसभा में, उन्होंने गया में अपने गृह जनपद में एक कार्यक्रम में ये कहा कि हम इस बार 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। यानी जीतन राम मांझी का इशारा साफ साफ था कि एनडीए की तरफ से उन्हें 40 सीटें मिलनी चाहिए ताकि वो कम से कम 20 सीटें जीत सके और 20 सीटें जीतने के बाद कम से कम सरकार में अपनी बात मजबूती से रखने का उन्हें अवसर प्राप्त होगा अगर उनके पास 20 विधायक होंगे तो। चलिए अब ये देखना होगा कि एनडीए उनकी बात कहां तक सुनती है। बात करते हैं दूसरे घटक दल की, जो कि प्रमुख घटक दल है, प्रमुख शक्ति है, प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी बनकर उभरी है। वो है चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी। जी हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी जो कि 2020 में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ी थी और उसने उन सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, ज्यादातर उन सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे जहां पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। और 74 से 43 पहुंचने का मामला जो है, जेडीयू इसकी जिम्मेदार चिराग पासवान की पार्टी या चिराग पासवान को ही ठहराती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनके वोट कटे और उनकी सीटों की संख्या 43 तक पहुंच गई। पिछली बार लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस बार वो शामिल है और इस बार वो शामिल है तो इस बार वो कितनी सीटें मांग रही है, लेकिन अभी तक एलजेपी ने सीटों की डिमांड नहीं की है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो खबरें छनकर आ रही हैं, उसके मुताबिक एलजेपी भी कम से कम 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वो चाहती है कि 40 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़े, क्योंकि हम एक मजबूत क्षेत्रीय दल है। और इसका तर्क वो लोकसभा चुनाव के परिणामों को दे रही है, जहां पर पिछली बार उसे 5 सीटें मिली थी और 5 की 5 सीटों पर उसकी पार्टी विजयी हुई थी, उसके उम्मीदवार जीत गए थे, यानी 100% का स्ट्राइक रेट है। लेकिन सवाल इस बात का है सबसे बड़ा कि क्या जो सीटों का बंटवारा होगा वो 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर होगा, विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी का स्ट्राइक रेट कितना था उसके आधार पर होगा, या फिर 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसके आधार पर होगा, उसमें जिस पार्टी का जितना स्ट्राइक रेट था उसके आधार पर किया जाएगा। हम करेंगे चर्चा, इस पर आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी और 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी और आगे क्या होगा, बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा। तो आइए 2005
के विधानसभा चुनाव के परिणाम की बात कर लेते हैं। जो तीन मुख्य पार्टियां हैं बिहार में, वो हैं जेडीयू का प्रदर्शन 2005 में अच्छा रहा था, 88 सीटें मिली थी उसको, और इसके साथ जो बीजेपी चुनाव लड़ी थी उसको 55 सीटें मिली थी। आरजेडी की अगर बात करें तो जिस साल उन्होंने सत्ता गंवाई, उन्हें फिर भी 54 सीटें मिली थी। फिर आता है 2010 का चुनाव, जिसमें नीतीश कुमार ने बम्पर वापसी की थी। जी हाँ, बम्पर इसलिए कह रहा हूं कि जेडीयू को इस चुनाव में 5 से 2010 तक नीतीश कुमार ने जो काम किए बिहार में और जो दिखाई दिए लोगों को, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो लाइन ऑर्डर की बात हो, और चाहे वो बिजली की बात हो, तो उसके आधार पर जेडीयू का प्रदर्शन जो है 2010 में बम्पर रहा और जेडीयू को 115 सीटें मिली और उसकी सहयोगी बीजेपी को भी आशातीत सफलता मिली जब उसे 91 सीटें मिली। यानी बम्पर बहुमत मिला एनडीए को 2010 के चुनाव में। और आरजेडी जो मुख्य अपोजिशन दल है वो महज 22 सीटों पर सिमट गई। पिछले 20 सालों में आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल का ये सबसे खराब प्रदर्शन था। फिर बात करते हैं 2015 की, जिसमें बाजी बिल्कुल पलट गई। तो 2015 में जो एनडीए है उसकी बाजी पलट गई। जी हाँ, पलट इसलिए गई, हम 2015 की बात कर रहे हैं जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जो धुर विरोधी थे, जिनके जंगल राज के खात्मे के बाद नीतीश कुमार सत्ता में आए थे, इन दोनों आदमियों ने हाथ मिला लिया और इनके हाथ मिलाने के पीछे थे प्रशांत किशोर, जो कि उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सलाहकार थे, और आज वही प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी बनाकर बिहार में तीसरा मोर्चा बनाने की पोजीशन में है, तीसरा मोर्चा बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों 2015 की बात करें तो जेडीयू को मिली थी 71 सीटें जब उन्होंने आरजेडी से हाथ मिलाया, लेकिन आरजेडी से हाथ मिलाने का फायदा जेडीयू को कम हुआ और आरजेडी को ज्यादा हो गया। वो आरजेडी जिसे 2010 में 22 सीटें मिली थी, 2015 में 80 सीटें लेकर वो टॉप पर पहुंच गई। यानी आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें मिली, बावजूद आरजेडी ने मुख्यमंत्री बनाया नीतीश कुमार को ही, क्योंकि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। तो ये 2015 का मामला था। हालांकि उसके बाद आपको पता है कि नीतीश कुमार ने पलटी मार ली, उसके बाद वो फिर एनडीए के साथ गए, आए गए, जैसा कि आपको पता है। उसके बारे में तमाम चर्चाएं हम कर चुके हैं। लेकिन कुल मिलाकर अब 2020 का चुनाव हुआ, और जब 2020 का चुनाव हुआ तो उसमें जो जेडीयू है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 43 सीटों पर सिमट गई और बीजेपी का उछाल आया। बीजेपी का 2010 के बाद ये उछाल सबसे लंबा था। 15 में जहां उसे 80 सीटें मिली थी, 20 में उसे 74 सीटें मिली, हालांकि 6 सीटें कम थी 2015 से। बावजूद उसके बीजेपी जो है बड़े भाई की भूमिका में आ गई अगर जेडीयू की बात करें तो। और आरजेडी का प्रदर्शन भी बराबर बना रहा, उसे 75 सीटें मिली और इस तरह से आरजेडी नंबर 1 पे रही अगर सीटों के मामले की बात की जाए तो। अब है मामला 2025 का। अब 2025 में क्या होगा? 2025 पे वापस आते हैं, सीट शेयरिंग पर वापस आते हैं, सीट शेयरिंग के फार्मूले पर वापस आते हैं। अगर 2020 के विधानसभा चुनाव के हिसाब से बंटवारा होता है तो निश्चित रूप से जेडीयू को घाटा होगा। लेकिन चिराग पासवान जैसा कि दावा कर रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो सीट बंटवारा होना चाहिए वो 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के आधार पर होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी का जितना स्ट्राइक रेट है उसके हिसाब से होना चाहिए, और उसके हिसाब से 2024 के लोकसभा में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का स्ट्राइक रेट जो है वो 100% है। इसके मुकाबले हम का स्ट्राइक रेट जो है वो सिर्फ 25 से 30% है, क्योंकि उससे सिर्फ एक सीट मिली थी। यही वजह है कि डिफरेंसेस क्या है कि हम चाह रही है कि विधानसभा चुनाव के आधार पर जो है वो सीट का बंटवारा किया जाए, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी चाह रही है कि लोकसभा चुनाव के आधार पर बंटवारा किया जाए। तो अब फार्मूला क्या होगा ये एनडीए के आला नेता तय करेंगे। लेकिन अब सीट, जहां तक सीटों का सवाल है, सीटें सिर्फ 243 है। 243 में से अगर बीजेपी और जेडीयू 100 सीटों पर भी सहमति जता देते हैं या समझौते तक चले जाते हैं, क्योंकि पिछली बार दोनों ने 115 सीटों पर लड़ी थी, तो 100 सीट पर भी अगर ये चुनाव लड़ते हैं तब भी महज 43 सीटें बचती है, जिसका बंटवारा आपके एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी, हम हिंदुस्तान आवाम पार्टी और आरएलएसपी यानी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बीच किया जाएगा। तो 43 सीटें जब बचेगी तो जाहिर सी बात है कि ये एक तरह से काफी कम संख्या है, काफी कम सीटें हैं, इनका बंटवारा कैसे होगा? क्योंकि जीतन राम मांझी अगर
बहुत मानेंगे तो 20 तक मानेंगे। और चिराग पासवान की अगर बात करें, वो भी अगर बहुत कम पे मानेंगे तो 30 पे मानेंगे, और कम से कम 8 से 10 सीटें जो है आरएलएसपी भी चाहेगी। तो यानी 30 और 20 50 और 10 60 सीटें चाहिए इन सहयोगी दलों को चुनाव लड़ने के लिए। और उस स्थिति में 243 में से अगर 60 सीटें आप निकाल देते हैं तो 183 सीटें बचती है। 183 सीटों का मतलब कि 90, 91, 92 सीटों पर दोनों को चुनाव लड़ना पड़ेगा, चाहे वो जेडीयू हो और चाहे वो बीजेपी हो। बड़ा ही दिलचस्प मंजर है, बड़ा ही दिलचस्प इशू है। क्या होगा, किस तरह से इसको रिजॉल्व करेंगे एनडीए के आला नेता, बनी रहेगी हमारी नजर। आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।